Hello friends, welcome to Commerce Classes. Today we are going to discuss about the kinds of contracts. In our last lecture, as we have discussed about contracts and its essential elements to be a valid contract, and we have studied earlier about the agreements, promise, and let's go through a small point of view that we must start with. We have studied earlier that offer plus acceptance is equal to promise, exchange of reciprocal promises as a consideration is equal to agreement, and agreement plus enforceability at law is equal to contract, and contracts become valid contract when it fulfills all the essential elements of a contract. So today we are going to discuss about the kinds of contracts. So contracts are divided into basically four kinds: on the basis of formation, on the basis of performance, standard form of contracts, and on the basis of validity. So let us first discuss about on the basis of formation. फॉर्मेशन के ऊपर कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस है. सबसे पहले आ जाते हैं जी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स. अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, एज द नेम सजेस्ट, इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज expressed in words either spoken or written. ठीक है जी. इसे डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट. किसके अंडर डिफाइन किया गया है? अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ने बात की थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है जी? 1872. इसे अंडर सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया. किसको? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स को. अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स है विच आर एक्सप्रेसली विच इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और इन स्पोकन और इन रिटन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स. ये देखो तीन तरह के होते हैं, आइदर ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स और रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. अब समझते हैं जी ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले बात करते हैं हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स की. रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स. अब रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिटन होना वेयर द पार्टीज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और म्यूचुअली एग्रीज विद सर्टेन कंडीशंस. रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर कोई भी दो पार्टीज जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं वो क्या करती हैं, आपस में म्यूचुअली एक एग्रीमेंट तैयार करती हैं रिटन फॉर्म के अंदर. तो वो ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी इन रिटन, इट कैन बी ओरल आल्सो, बट देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच ओरल एग्रीमेंट्स डजंट कैरी. मतलब उसके अंदर रिटन एग्रीमेंट्स होने चाहिए ही चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई कंपनी साइन कर रही है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन कर रही है, उस केस के अंदर या कोई शेयर ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट. तो इस केस में ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स ही होने चाहिए. तो रिटन ही प्रूफ के तौर पे काउंट करेगा अंडर कंपनीज एक्ट. ये 1956 का भी है और विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स 2013 का कंपनीज एक्ट विद लेटेस्ट अमेंडमेंट आ चुका है. पहले 1956 का चलता था. फर्दर बात करते हैं अगर कोई दूसरी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर रिटन एग्रीमेंट्स होने जरूरी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. तो दूसरा है तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर आप कोई घर बेचना चाहते हो तो उसके लिए रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आपने घर बेच दिया. एक सेकंड. वन सेकंड. सेल ऑफ immovable प्रॉपर्टी. अगर कोई घर बेच रहा है उस केस के अंदर क्या होगा कि उसको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा
तो ये भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं। कंपल्सरी है इसके अंदर रिटर्न एग्रीमेंट होना, ये वो बातें लिख रहा हूँ मैं जिसके अंदर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना एसेंशियल है। तीसरा आ जाता है जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी राइटिंग में होना ज़रूरी है। अगर हम पावर ऑफ अटर्नी की बात करते हैं, पावर ऑफ अटर्नी जैसे आप जानते हो कोई आपके फादर मदर आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी चाहिए। तो पावर ऑफ अटर्नी 1882 का है, पावर ऑफ अटर्नी। उस केस में भी रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स होना जरूरी है। फर्दर बात करते हैं विल की। विल, अगर कोई विल बना रहा है तो वो भी राइटिंग में होनी चाहिए, ओरल विल काउंट नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर रिटर्न एग्रीमेंट्स होना जरूरी है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। दूसरी बात आती है जी ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स की, बात कर रहे हैं ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स की। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं जिसके अंदर हमें कोई रिटर्न प्रूफ नहीं चाहिए, बस ओरली ये प्रूव करना जरूरी हो जाता है कि ओरली कि कोई आपके पास प्रूफ हो, सेटिस्फैक्टरी एविडेंस हो कि आपने किसी के सामने कोई बात कही उसको आप पूरा कर रहे हो। तो प्रूफ तो कंपल्सरी है ना, अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है चाहे वो ओरली है तो, बट प्रूफ नेसेसरी है कि वो ओरली आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाओ तो आप एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं वहाँ खाना खाने के लिए बैठा हूँ तो मैं पे करने के लिए भी लायबल हूँ। तो कल को आप कहोगे मुझे तो पता ही नहीं था जी ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पैसे लगते हैं तभी खाना मिलता है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। ओरल कॉन्ट्रैक्ट आपके जेस्चर से डिफाइन हो रहा है। ठीक है जी, तो ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। इट इज आल्सो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी लीगली एनफोर्सेबल होते हैं बट ऑनर्स टू प्रूव करना पड़ता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऑनर्स टू प्रूव यहाँ पर भी नेसेसरी है। तो तीसरी आ जाती है जी ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की जब हम बात करते हैं, जब हम किसी को मेल के थ्रू कोई किसी के साथ इंटरनेट के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अगर इंटरनेट पे आपको कोई मेल भी आई है तो वो भी एक वैलिड प्रूफ है कि आपका उस पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई डीड हुई है, बिकॉज उसने आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मेल किए हैं, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लीगल प्रूफ की तरह ही काउंट होता है। दीज आर ऑन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, तो उसे बोलते हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होते हैं। फर्दर बात करते हैं जी हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरे सबसे पहले था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, अब बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, अब इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, अब खाना खाने के बाद ऑब्वियस है यू विल पे द बिल, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आफ्टर ईटिंग द फूड इन अ रेस्टोरेंट यू हैव टू पे द बिल, दैट इज अ इम्प्लाइड, मतलब वो आपके जेस्चर से इम्प्लाइड है कि वो लागू हो गई होगा कि आपने वहां खाना खाया, यू हैव टू पे द बिल। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आप एक बस में चढ़ जाते हो कि आप एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एक बस के ऊपर जाते हो, तो टिकट लेना आपकी जिम्मेवारी है, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं था जी बस के ऊपर टिकट भी लगती है, दिस इज नॉट, मतलब वो आपकी नेचर की वजह से इम्प्लाइड है कि आपने बस के ऊपर चढ़े हो तो टिकट लेनी पड़ेगी। बस वाला केस हो गया, रेस्टोरेंट वाला केस हो गया, ठीक है जी। या फिर कोई कस्टमर बैंक जाता है, एफडी करवा लेता है, तो एफडी करवाएगा तो उसको जो भी इंटरेस्ट एम्प्लॉयड है कि गवर्नमेंट ने अगर फिक्स किया हुआ है 6.5% इंटरेस्ट लगेगा, तो वो 6.5 को इंटरेस्ट
लेगा, कल को वो कहेगी मैं तो सोच रहा था बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट देगा, तो ये नहीं पॉसिबल। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली होते हैं कि आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि जो भी फिक्स टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में गए, उस रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंगली आप पे करोगे। आप एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ कहो कि आपको ढाबे का रेट मिले, तो वो नहीं है। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आपने रेस्टोरेंट में गए हो तो आप बिल पे करने के लिए लायबल हो, बस में चढ़े हो तो टिकट लेने के लिए लायबल हो। दीज ऑल आर कॉल्ड एज एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स in which it is not expressed in words or oral but it is implied from the circumstances। इसे बोलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं it is implied by circumstances, that's why it is known as employed contract। तीसरा आ जाता है जी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को अंडर सेक्शन 68 to 72 डिफाइन किया गया अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बात करते हैं एज द नेम सजेस्ट क्वासी। क्वासी का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव कैसे? इसके अंदर पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। पार्टीज डू नॉट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, बट एनफोर्समेंट ऑन द पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है कि इन कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई गुड्स डिलीवर कर गया, गुड्स डिलीवर कर गया, आपने गुड्स ऑर्डर ही नहीं किए थे, ठीक है जी। गुड्स किसी आपके नेबर के थे, तो आपको वो पर्सन गुड्स डिलीवर कर गया आपके गुड्स समझ के, बट वो थे किसके? आपके नेबर के थे। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है किसके बीच में? आपके और आपके नेबर के बीच में, कि आप वो गुड्स उनको पहुंचाने के लिए लायबल हो। इस वजह से इसको बोलते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया अपने नेबर से कि मैं आपको गुड्स प्रोवाइड करूंगा, बट बाय मिस्टेक गुड्स आपको डिलीवर हो गए, बट उसके मालिक कौन था? आपका नेबर था। तो ये कंस्ट्रक्टिव नेचर का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इसे बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट्स वाई, ठीक है जी। बिकॉज ट्रू ओनर का ये नहीं है कि राइट खत्म हो गया, कि आपके घर पे गलती से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर हो गया, कोई गुड्स डिलीवर हो गए, तो ट्रू ओनर का उसके ऊपर कोई राइट नहीं रहेगा। तो ट्रू ओनर और आपके बीच में इनडायरेक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, इसे बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी। तो इसे हम डिटेल्स में इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। ये दीज आर बेसिक, जस्ट बेसिक नॉलेज। ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर बाय चैप्टर, ये सभी वैलिड एसेंशियल्स के ऊपर ही बेस्ड है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट किया जाता है। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की बात करें कि परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट्स। परफॉर्मेंस के ऊपर दो तरह से बेस्ड है। इसको मैं रब कर लूं, थोड़ा सा जगह बना ले हम, ठीक है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से बेस्ड होता है, कि जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स या तो एग्जीक्यूटरी होते हैं या एग्जीक्यूटेड होते हैं, दोनों तरफ से ही बात कर लेते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस दो तरह से की जाएगी। इधर से स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस दो तरह से, एग्जीक्यूटरी परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस। इसके अंदर या तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, एक अभी पूरा होने वाला है, इसका ये मतलब है। एग्जीक्यूटरी मतलब जिसका अभी किसी एक पार्टी का कोई ना कोई काम पेंडिंग है या दोनों पार्टीज का पेंडिंग है, तो उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटरी, मतलब अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो पूरे हो चुके हैं।
तो उसे बोलते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो पूरा फुलफिल हो चुका है। तो एग्जीक्यूटेड कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं। अब इसको एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना घर मैंने अपनी किसी को पिक्चर डिजाइन करने के लिए कह दी कि मेरा एक पिक्चर फ्रेम बना दो, पिक्चर पेंट करके देनी है किसी ने मुझे, ठीक है जी। तो मैं उसको बदले में उसको क्या दूंगा, 5,000 रुपये पे करूंगा। तो 5,000 रुपये कब दूंगा, जब वो मेरी पिक्चर बना के देगा। बीच में क्या हुआ, वो पर्सन की क्या होगी, डेथ होगी। डेथ होगी तो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया जी, बिकॉज जिस बंदे ने वो कॉन्ट्रैक्ट करके देना था वो उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता। नाइदर इट इज एग्जीक्यूटेड नॉट इट विल बी एग्जीक्यूटेड, ना तो वो एग्जीक्यूटरी में है ना एग्जीक्यूट होगा। बट अगर बात करें हम इसकी, एक सेकंड, अगर बात करें पिक्चर बनाने के लिए कहा, उस बंदे ने पिक्चर बना दी, मैंने उसको 5,000 रुपए दे दिए, ये क्या हुआ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। अगर वो पर्सन फॉर एग्जांपल ना तो उसने पिक्चर बनाई ना मैंने उसे 5,000 रुपए दिया, ये क्या हुआ, बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ से अभी एग्जीक्यूट होना पेंडिंग है, ना तो उसने मुझे पिक्चर बना के दी ना मैंने उसे पैसे दिए। अगर फॉर एग्जांपल वो मुझे पिक्चर बना देता है, मैंने उसको अभी बट पेमेंट नहीं की, तो इसे बोलते हैं यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, दूसरे की तरफ से अभी पेंडिंग है। अगर वो तीनों केस हो गए, अगर तो वो पिक्चर बना देता है और आप उसको पेमेंट दे देते हो तो वो हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज दोनों की तरफ से आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस पूरा कर दिया, तो दोनों की तरफ से प्रॉमिस फुलफिल है, ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी ने प्रॉमिस पूरा कर दिया, दूसरे का पेंडिंग है, तो उसे बोलते हैं यूनिलेटरल एग्जीक्यूटेड। अगर दोनों की तरफ से पेंडिंग है तो उसे बोलते हैं बाइलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आपको ये कॉन्ट्रैक्ट समझ लग गई। ये हमने एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स को समझ लिया। एग्जीक्यूटेड तो फुलफिल है, एग्जीक्यूटरी में दो टाइप्स हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी। अब इसकी अगर एग्जांपल समझनी चाहे, फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाया कंपनी से, ठीक है जी, वो अलग बात है। अब अगला बात करते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, ठीक है जी। These terms of contracts are pre-drafted by one of the parties and the other parties. Standard form of contract. बात करते हैं standards की। Standard form of contract. For example, इसे बोलते हैं pre-drafted contract. Pre-drafted contracts. Pre-drafted मतलब पहले से ही एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करके रखती है। प्री ड्राफ्टेड बाय वन ऑफ द पार्टीज एंड द अदर पार्टी जस्ट हैव टू साइन इट फॉर द एक्सेप्टेंस। मतलब वन पार्टी पहले से ही प्री ड्राफ्ट करेगी, अदर पार्टी जस्ट हैव टू साइन इट। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ठीक है जी, आप क्या कर देखते हैं, इंश्योरेंस एजेंट आपके घर इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आता है, उसके अंदर पहले से उसके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर कंपनी की सारी पॉलिसीज डिफाइंड होती हैं और एग्रीमेंट साइन, सिर्फ आपने एक एग्रीमेंट साइन करना होता है और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ड्राफ्ट हो जाती है, ठीक है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पहले से ही वो कह देता है कि हाँ जी ये ठीक है, आप डिटेल में इतना पढ़ते भी नहीं हो, पढ़नी भी चाहिए वैसे, बट प्री ड्राफ्टेड होते हैं कि आपको ये, आप उसके ऊपर भरोसा करते हो। इसके अंदर क्या है कि
लॉ यहाँ पर अनइक्वल है, मतलब एक पार्टी के ऊपर इतना टाइम नहीं देते उसको कि वो कॉन्ट्रैक्ट की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, ठीक है। मतलब वीकर सेक्शन के लिए ये बेनिफिट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कहता है, जो लॉ कहता है, वो ये चीज़ कहता है कि अगर दूसरी पार्टी वीकर है, जिसको मौका नहीं मिला पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो जो पार्टी पावर में है या जो बार्गेनिंग पावर नहीं कर सकती, उस पार्टी के लिए या तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, ठीक है जी। एंड सफिशिएंट नोटिस देना जरूरी है, सफिशिएंट टाइम देना जरूरी है कि अगर कोई डीड ऐसी है तो उसके ऊपर प्रॉपर टाइम हो। दूसरा आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिंटेड ऑन रेलवे टिकट्स फॉर पैसेंजर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिंटेड ऑन रेलवे टिकट्स। अब ये क्या चीज़ है, अब देखो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल अगर आप टिकट बुक करते हो तो उनके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, और या फिर प्रॉपर आधार कार्ड या कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पर पहले लिखी होती हैं, तो वो पर्सन का प्री ड्राफ्टेड होता है, उसने टिकट बाय कर ली तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कल को जब वो टिकट चेकर उसकी डिजिटल टिकट देखने आए और वो कहे कि हाँ जी आपके आईडी प्रूफ, आप कहो जी मेरे पास तो आईडी है ही नहीं, मैंने तो टिकट बुक कराई है, दिस इज नॉट द सेम। तो ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को नोट डाउन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा आ जाता है, उसके बाद आ जाते हैं चौथे आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वैलिडिटी एसेंशियल एलिमेंट्स कल ही हमने पढ़े हैं कि जो 10 एलिमेंट्स होते हैं वो वैलिड प्रूफ करते हैं। तो वैलिडिटी के बेस के ऊपर भी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स की, इसके लिए फिर जगह बना लें थोड़ी सी। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिक कंडीशन क्या है? विच आर एनफोर्सेबल इन द आई ऑफ लॉ। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको हम एनफोर्स कर सकते हैं इन द लीगल आई ऑफ लॉ, वो कौन से होते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही सिंपल है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स को हम अंडर सेक्शन 10 ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको हम अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिफाइन करते हैं जी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स विच सेटिस्फाइज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट प्लस ऑल एसेंशियल, मैं अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? वो एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट प्लस ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स अंडर सेक्शन 10 फुलफिल करे, वो किसके इक्वल होगा? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इक्वल होगा, ठीक है जी। दूसरा आता है जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? विच आर नॉट एनफोर्सेबल इन द नॉट एनफोर्सेबल, इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, वो होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन ये क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हमने पैसे ही नहीं दिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो भी वॉइड होगा। या फिर एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज अनसर्टेन, हुज मीनिंग इज अनसर्टेन। मैं आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर लेता हूं कि मैं आपको मैजिक के थ्रू खजाना ढूंढ के दूंगा, इसका मीनिंग ही सर्टेन नहीं है, इट इज डेफिनेटली मीन्स ये क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कोई
हम कानून में ये कह ही नहीं सकते कि सर इसने मुझे क्या किया, मैजिक के थ्रू इसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे मैजिक के थ्रू अमीर बना देगा। तो ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद आ जाते हैं इल्लीगल एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा था, दीज आर वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, वो अलग चीज़ है, उसे हम लेटर ऑन समझते हैं। ठीक है जी, वो आगे आएंगे। ये था वैलिड एग्रीमेंट्स, पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स था, फिर वॉइड एग्रीमेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं इल्लीगल एग्रीमेंट्स की। इल्लीगल एग्रीमेंट्स, इल्लीगल एग्रीमेंट्स ऑब्वियसली कोई क्राइम से रिलेटेड है तभी इल्लीगल है। क्राइम, मैं कहूं कि अगर आप उसका खून कर दो तो मैं आपको अमीर बना दूंगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, दिस इज एन इल्लीगल एग्रीमेंट। दूसरा, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो करप्शन करे, भी मैं आप मेरा काम कर दो, मैं आपको इतनी ब्राइब दूंगा, रिश्वत दूंगा, तो करप्शन को जो राइज करे वो भी इल्लीगल एग्रीमेंट होता है। बाद में मैं मुकर जाऊं भी, मैं तो पैसे देता ही नहीं, तो आपने करप्शन की क्यों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा ना होते हैं। तो एग्रीमेंट्स वो इल्लीगल ही काउंट होंगे। ठीक है, एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म एन इमोरल एक्ट, कुछ किसी का गलत करना, वो भी इल्लीगल हो जाते हैं। इमोरल एक्ट जो बहुत ही गलत है, किसी का बुरा चाहना, आप उसके घर को आग लगा दो, मैं आपका घर बना दूंगा, दिस इज अ इल्लीगल एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट न वैसे भी इल्लीगल है, नाइदर इट इज गुड इन द आई ऑफ लॉ, और ये वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। बट ये क्या है, क्रिमिनल नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको इल्लीगल एग्रीमेंट्स कहा गया है। बेसिकली ये वॉइड ही होते हैं। ठीक है जी, इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा सकते। मतलब क्या कहोगे कि मैंने इसको खून करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये क्या है, इल्लीगल एग्रीमेंट्स है, ये बेसिकली वॉइड ही काउंट होते हैं। ठीक है जी, इसको हम डिटेल में फर्दर अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इल्लीगल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, वैलिड कौन से होते हैं, वॉइड कौन से होते हैं, फॉर द बेसिक थिंग्स। अभी सिर्फ नॉलेज से के लिए हम काइंड्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। बात आई थी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की, पहले हमने पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट्स, अब है जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो वैलिड होते हैं जब बनाए जाते हैं, वैलिड व्हेन फॉर्म्ड, बट लेटर ऑन स्टेजेस में किसी कारणवश क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। किस तरह से, ठीक है जी, कोई फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के साथ, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल की थी कि मैंने किसी को अपनी पिक्चर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया और उसके बदले में उसे पैसे देने थे, ये हमने पढ़ा था पीछे। अब पिक्चर जिस पर्सन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, वो वैलिड था कि उसने मुझे पिक्चर बना के देनी थी, मैंने उसको पैसे देने थे। अब वो पिक्चर वाले की क्या होगी, डेथ होगी जी। अब जब डेथ होगी तो वो पिक्चर कहाँ से बना के देगा मुझे, अब वो पिक्चर बना के ही नहीं दे सकता। तो वो जब फॉर्म किया था तब तो वो वैलिड था, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि अब वो इम्पॉसिबल है उसकी परफॉर्मेंस, कि अब वो पर्सन मुझे पिक्चर बना के दे ही नहीं सकता, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। तो वो क्या बन गया, वॉइड बन गया। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो स्टार्टिंग में तो वैलिड थे बट ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वो क्या बन गया, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो इस वजह से वो इम्पॉसिबल हो गया उसकी परफॉर्मेंस, इस वजह से इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, इजी था एग्जांपल्स, आई होप सो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लगी होगी। उसके बाद आते हैं जी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर किसी एक पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कोर्शन के थ्रू किया है, मतलब इट इज एनफोर्सेबल एट लॉ एट द ओपिनियन ऑफ वन पार्टी बट नॉट ऑन द अदर। एनफोर्सेबल एट लॉ इन द ओपिनियन ऑफ
one party but not the other, उनको क्या बोलेंगे? voidable contracts. फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट एक पार्टी ने जबरदस्ती उसके ऊपर गन रख दी और कहा भी कर ले, ठीक है जी। अब जिसको कोर्शन के थ्रू हमने कंसेंट ली, वो प्रूव करेगा ना कि ये इस बंदे ने मुझे धमकी दी थी, इस वजह से मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बट इसने मुझे जबरदस्ती की। मतलब एक पर्सन की ओपिनियन में तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, उसने डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए, बट दूसरे पर्सन के नेचर में क्या है कि वो कोर्शन के थ्रू या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपके ऊपर बहुत भरोसा करता है, उसने आपकी बिना नॉलेज के कोई आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया जो कि गलत था, तो वो क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण आपने वो डॉक्यूमेंट साइन किया, तो वो क्या बन सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। बिकॉज इन्फोर्सेबल तो है, बिकॉज डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, बट ऑनेस्ट टू प्रूव क्या है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है या कोर्शन है या अनसाउंड माइंड के पर्सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो इसकी वैलिडेशन के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब नेचर क्या है कि एक तरफ से तो ठीक है, दूसरी तरफ से खराब है। अब लास्ट में बात आ जाती है जी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट के कारण हम इसको एनफोर्स नहीं कर सकते या एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते, इनको बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी। सम कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, बट उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल डिफेक्ट किस तरह से हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्यूमेंट था, आपने घर की रजिस्ट्री करवाई, उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगनी थी, ठीक है जी, बट आपने स्टाम्प पेपर उसके ऊपर लगाया 25 रुपीज़ का, मतलब अंडर साइंड है ये डॉक्यूमेंट कि स्टाम्प ड्यूटी बहुत ही कम वैल्यू की लगाई, जिस वजह से उसके अंदर टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, तो उसे बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। उस फिर जो डॉक्यूमेंट डीड है उसको हम प्रॉपर नहीं मानेंगे, ठीक है जी। इस वजह से जब कोई टेक्निकल डिफेक्ट के कारण कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, उसे बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, ठीक है जी। आई होप काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, you can put it in the comment below in the YouTube channel, and do subscribe my channel for further updates. So further we are going to discuss differentiate between agreement and contract. अब agreement क्या है? An agreement is unenforceable at law. An agreement unenforceable law by law is a contract. And an agreement एनफोर्सेबल, यहाँ पर एनफोर्सेबल आना चाहिए, एनफोर्सेबल आएगा जी, ठीक है जी, जिसको हम एनफोर्स कर सकते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट जिसको हम कानून के अंदर इन्फोर्स कर सकते हैं, वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और एग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ एग्रीमेंट। कोई भी प्रोमिसेस या रेसिप्रोकेट प्रोमिसेस किसी भी कंसिडरेशन के लिए हो तो उसे क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, अंडर सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एनफोर्सेबल इन द आई ऑफ लॉ। एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि एनफोर्सेबल इन द आई ऑफ लॉ, बिकॉज एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, सिर्फ वो प्रॉमिस है, उसको हम जरूरी नहीं एनफोर्स करवाएं या ना करवाएं, वो अलग बात है। वो जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तब तक उसे एनफोर्स करवाने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट मेयर प्रोमिसेस ऑन बोथ साइड्स। दूसरी बात आती है इंटेंशन ऑफ पार्टीज। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटेंशन क्या होती है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होती है। बट यहाँ पर क्या है
intention of party is not to create a legal relationship agreement, just a mere promises of both the parties. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो दूसरी पार्टी उसको स्यू कर सकती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट एग्रीमेंट के केस में कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती. जैसे हम एग्रीमेंट तो कुछ भी कर सकते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुझे डिनर पे लेके जाऊंगा, बट ये एग्रीमेंट है, दूसरी पार्टी करती है ठीक है मैं भी प्रॉमिस करता मैं आऊँगा, दोनों ही नहीं आते, ये एक आ जाता है दूसरा नहीं, वेट करता रहते, तो ये क्या है, एग्रीमेंट तो है बट इसके अंदर कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती कि आप कोर्ट में जाओ जी हमारा एग्रीमेंट हुआ था खाना खाने का, तो ये एक अलग इशू है. ठीक है जी. फर्दर काइंड्स कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जैसे अभी हमने पढ़ी है, executory and on the basis of validity, on the basis of performance, on the basis of standards जो हमने रिसेंटली पढ़े हैं. और एग्रीमेंट्स की बात करने लगे तो एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स एंड अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स. एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर्मुलेट हो जाते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. अनएनफोर्सेबल लाइक वाइड सोशल एग्रीमेंट्स या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जिसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, इस वजह से एग्रीमेंट्स को अनएनफोर्सेबल कहा जाता है. उसके बाद 6 पॉइंट आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल्स क्या हैं, 10 एसेंशियल्स हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं. लीगल एंड ऑल रिस्ट्रिक्शंस कंसिडरेशन होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, क्वेश्चन फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए पर्सन. जो 10 एसेंशियल्स हमने पीछे लेक्चर में किए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के सभी एसेंशियल्स होने ज़रूरी हैं. एग्रीमेंट के अंदर लैक ऑफ वन और मोर एसेंशियल्स इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हाई इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. मतलब एसेंशियल्स का होने या ना होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक या एक दो एलिमेंट्स कम भी है तो भी वैलिडिटी बरकरार रहती है एग्रीमेंट की. ठीक है जी. बट उसके अंदर लीगल रिलेशनशिप हम फॉर्मुलेट नहीं करते. फैक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर पार्टी इंसॉल्वेंट होगी, contract has to be performed by the official receiver or official assignee on behalf of the insolvent party, but agreement के केस में अगर कोई legal protection नहीं मिलती जी insolvency के केस में. ठीक है जी. लास्ट में बात करते हैं हम scope. all contracts are agreements, hence the term of contract is a wider terms. सभी contracts को agreement कह देते हैं, but all agreements are not contracts but can become contracts, इसीलिए इसे नैरो टर्म्स में लिया गया है. आई होप यू लाइक द वीडियो. और फर्दर इसी तरह से बात करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड एग्रीमेंट्स की, इसको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. आई होप you like the video. If you have any query, please put it in the comment below. Do subscribe my channel Professor Kunal Sehgal on YouTube. I hope you like the video. If you have any query, please put it in the comment below. Thank you so much.